Today I deliver second lecture. The topic of this lecture is nature of psychology, to prove the psychology as a science of consciousness, psychology as a science of behavior, definitions of psychology, goal of psychology, scope of psychology. First of all, we study in this lecture साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्शियसनेस क्या है, ठीक है। आप में से बहुत से बच्चों को कॉन्शियसनेस के बारे में पता होगा और बहुत से को नहीं पता कि कॉन्शियसनेस है क्या, उसका मतलब क्या है। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। कॉन्शियसनेस मीन डैट दोज एक्सपीरियंस अबाउट विच आर फुली अवेयर। ठीक है, ये ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिससे हम फुली अवेयर होते हैं, जिसको हम जानते हैं। ये एक्सपीरियंसेस अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे कुछ बचपन की यादें होती हैं, हमारे शऊर में होती हैं, हमें याद होती हैं, उससे रिलेट करता है ये। ठीक है, हमारे दिमाग में ऐसी यादें होती हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्सपीरियंस अबाउट विच वी आर फुली अवेयर। ये ऐसी आपकी यादें हैं या आपके एक्सपीरियंस हैं जो आप हमेशा याद रखते हो। तो इससे रिलेटेड मुख्तलिफ डेफिनेशन दी साइकोलॉजिस्ट ने। तो सबसे पहले जो हैं वो हैं जॉन डेवी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा साइकोलॉजी के बारे में, वो पढ़ते हैं। ही सजेस्टेड दैट कॉन्शियसनेस इज पर्पसफुल एंड एवरीवन कैन एनालाइज इट कॉन्शियस एक्सपीरियंस। कॉन्शियसनेस जो है एक पर्पसफुल मेथड है, बहुत अहम मेथड है। इसके ज़रिए हर कोई अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज कर सकता है, आसानी से जज कर सकता है, याद कर सकता है, उसके माइंड में मौजूद रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी थी वो थी विलियम जेम्स ने दी। ही डिफाइन एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने भी साइकोलॉजी को डिफाइन किया एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ही व्यू दैट माइंड इज फ्लेक्सिबल and characterized by constant change and adaptation in response to flow of information. He called this flow a stream of consciousness. इन्होंने माइंड को फ्लेक्सिबल कहा। उन्होंने कहा माइंड जो है हमारा बहुत लचकदार है, इसमें कॉन्स्टेंटली चेंज आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है हमारे दिमाग में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के फ्लो पे हम रिस्पॉन्सेस देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, जो हमारा ये कॉन्शियसनेस जो है वो एक स्ट्रीम है, फ्लो है, इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। इसकी मैं एक आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगी कि जो आपके माइंड में अगर आपने शुरू से आप 1 से लेकर या नर्सरी से लेकर आप पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ से लेकर अब आप BS तक पहुँच गए हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको याद हैं। ठीक है, वो आप भूल नहीं सकते, वो आपके शऊर में मौजूद है। ठीक है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको याद है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके बचपन की यादें आपको याद है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे माइंड में क्यों है, क्योंकि हमारा जो माइंड है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं। उसके बाद इसको क्रिटिसाइज़ किया गया काफ़ी ज़्यादा, इस टर्म को भी। कॉन्शियसनेस इज़ अ टर्म विच कैन ईजीली बी अंडरस्टूड एंड डिफ़िकल्ट टू मेक अदर अंडरस्टैंड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कॉन्शियसनेस एक ऐसी टर्म है जिसको हम खुद इंसान तो इजीली समझ सकता है, जिसकी अपनी याद है, जिसका अपना शऊर है। ठीक है, जिसका अपना एक्सपीरियंस है, वो तो इजीली इसको समझ सकता है, लेकिन किसी दूसरे को ये समझाना उसके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वो कह रहे हैं कि स्मॉल चिल्ड्रन पेशेंट suffering from problems so they cannot describe and analyze their conscious experience. जो छोटे बच्चे हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो भी अपने जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस हैं, जो उनके शऊर में मौजूद होते हैं, उनको बयान नहीं कर सकते, उनको एनालाइज नहीं कर सकते। उन्हें नहीं पता कि वो किस बारे में, उनकी याद इतनी नहीं होती। जैसे मेंटल पेशेंट होते हैं, उनको याद नहीं रहता, तो वो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं ये गलत है। This definition of psychology is also unacceptable and unsatisfactory. So, psychology being a science needs some broader definition. अगर आप जो वो कह रहे हैं कि ये जो डेफिनेशन आप हमें दे रहे हैं ये अनएक्सेप्टेबल है और अनसेटिस्फैक्टरी है साइंस के तौर पर।
ठीक है। अगर आप कहते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस है तो इसके लिए आपको हमें मज़ीद बॉर्डर डेफिनेशन देनी होगी और उसकी वजाहत करनी होगी, फिर हम मानेंगे कि साइकोलॉजी एज अ साइंस है। तो यहाँ तक जो है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आ रहा है वो है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। जो साइकोलॉजी है वो हमारे बिहेवियर है, किस चीज़ साइंस जो है वो बिहेवियर की साइंस है। साइकोलॉजी को कहा गया जो बिहेवियर क्या होता है इंसान में। अ बिहेवियर इज एन एक्शन, एक्टिविटी और रिस्पॉन्स दैट वी कैन ऑब्जर्व एंड मेजर इनडायरेक्टली व्हाट अ ऑर्गेनिज्म डू जनरली नोन एज बिहेवियर। ठीक है, यहाँ वो कह रहे हैं बिहेवियर जो है एक एक्शन है, एक्टिविटी है और एक तरीका है जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं इनडायरेक्टली। जो भी इंसान करता है, जो भी उसके अमल होते हैं, काम होते हैं, वो उसका किरदार कहलाता है। When this definition was adopted from psychology, it gained lot of fame and acceptance. जब साइकोलॉजी ने ये डेफिनेशन दी और इसको एक्सेप्ट किया तो इसे बहुत ज़्यादा जो है फेम मिला और साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन मिली, क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कि हम बिहेवियर को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। जिस तरह से साइंस भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करती है फिर मेजर करती है, तो ये जो है इसी बुनियाद पर इसको बहुत ज़्यादा फेम और एक्सेप्टेंस मिली कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं उसको हम उसका ऑब्जर्वेशन मौजूद है। ठीक है, उसकी हक़ाइक़ हमें मिलेंगे कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट इसके जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बयान किया था कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, वो हैं जी जे.बी. वॉस्टन। इन्होंने स्टडी किया साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर के तौर पे। इन्होंने बिहेवियर को क्या कहा कि व्हाट ऑर्गेनिज्म डू, देयर एक्शन, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑब्जर्वेबल एंड कैन बी मेजर्ड। ही होल्ड द कॉन्सेप्ट दैट द subject matter of psychology should be the subjective observable action of the organism। इन्होंने कहा जो भी इंसान करता है उसके एक्शन, रिएक्शन और रिस्पॉन्स, वो पॉजिटिव रिएक्शन हो, नेगेटिव रिएक्शन हो, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी एक्शन या रिएक्शन है, वो इंसान का किरदार है और वो हम क्या है मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं होल्ड यानी पकड़े रखा और इस कॉन्सेप्ट के साथ रहे और इस कॉन्सेप्ट को एक नाम दिया जिसको उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल एक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और वास्टन के जो ये डेफिनेशन उन्होंने दी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया बिहेवियर के ऊपर इंसान के। इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। इसको क्रिटिसाइज़ करने की बहुत सी वजूहात थी। सबसे पहली वजूहत ये है कि जो वास्टन थे उन्होंने मेंटल प्रोसेस को ख़त्म कर दिया। सिर्फ उन्होंने किस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस किया, उन्होंने सिर्फ बिहेवियर के ऊपर फोकस किया, बाकी चीज़ों को उन्होंने नहीं ध्यान दिया, जिसकी वजह से इनकी ये डेफिनेशन जो है क्या कहते हैं प्रूव नहीं की गई, उसको गलत साबित किया गया। फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस को भी रिजेक्ट कर दिया। ये सिर्फ बिहेवियर के ऊपर काम करते रहे। इंसान के जिस्म में दिमाग भी तो मौजूद है ना, वो भी बहुत एक अहम एंटिटी है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको कैसे छोड़ सकते हो। ठीक है, बिहेवियर के साथ साथ आपको माइंड के ऊपर भी काम करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा ये जो तमाम जो डेफिनेशंस हैं, all definition have some flaws because none of these covered the subject matter of psychology in a complete sense। उन्होंने जो पीछे सारी डेफिनेशन दी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल से लेकर साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर तक, वो कह रहे हैं जितने भी आप लोगों ने डेफिनेशन दी है कोई भी एक ऐसी नहीं थी जो कंप्लीट सेंस दे सके साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, पूरा काम कर सके और हर तरह की चीज़ को वो लेकर चले। So definition given by behaviorists can be modified to meet the need if mental processes are included in it, and then our criteria will be met। वो कह रहे हैं जी जो definition behaviorist ने दी, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर कहने वालों ने दी, वो हम किसी सूरत फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर हम थोड़ा बहुत मेंटल प्रोसेसेस को भी इंक्लूड करें, यानी कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड और साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर अगर मिल जाएं तो हमारे पास एक कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन आ जाएगी साइकोलॉजी की और हम कहेंगे कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है। अगर ये दोनों डेफिनेशन मिलकर काम करें, ये दोनों फील्ड्स मिलकर काम करें, तो जो हमारे पास डेफिनेशन आई ऑथेंटिक डेफिनेशन इन दोनों फील्ड के ऊपर काम करते हुए
साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो साइकोलॉजी को क्या कहा गया? साइंटिफिक स्टडी है वो किसी भी इंसान के बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की। इसके अलावा डिफरेंट डेफिनेशंस भी हमारे पास दी हुई हैं नीचे। वो है जी, द साइंस सीकिंग टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। साइंस जो है, क्योंकि साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी है, हमने कहा एक साइंस है, तो साइंस क्या क्या चीज़ें रखती है अपने अंदर, क्या क्या उसकी ज़रूरियात हैं, उसके गोल्स हैं, वो क्या क्या चीज़ें करती है, वो डिस्क्राइब करती है, अंडरस्टैंड करती है और प्रेडिक्ट करती है ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी जो है वो तमाम ये काम करती है। वो प्रेडिक्ट करती है एक इंसान के बिहेवियर को, पेशगोई करती है, अंडरस्टैंड करती है और डिस्क्राइब करती है। फिर इसको कहा गया जी अ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ये एक ऐसी साइंस है साइकोलॉजी जो माइंड और बिहेवियर की स्टडी करती है। Psychology is a science that gathers facts systematically, organize them into general principles and formulate theories out of these factual data। अब वो कह रहे हैं जो साइकोलॉजी जो है सिस्टमेटिकल जो फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करती है, फिर उनको ऑर्गेनाइज करती है और फिर फॉर्मुलेट कर देती है थ्योरीज़ के फॉर्म में, और डाटा हमारे पास एक आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये डेफिनेशंस हो गई इसकी साइकोलॉजी की आपको। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक इसका है गोल ऑफ साइकोलॉजी। गोल क्या है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी क्या कर रही है, उसकी जो मेन गोल्स हैं वो आपने बताना है, उसका पर्पस क्या है। सबसे पहला जो गोल है, टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड वाई ऑर्गेनिज्म बिहेव इन अ सर्टेन वे। ठीक है, ये एक्सप्लेन करती है और हमें समझाने की कोशिश करती है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो एक इंसान है, उसका बिहेवियर जो है क्यों है, इस किसी भी सिचुएशन में उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। ठीक है, ये हमें वो समझाने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। और टू प्रिडिक्ट हाउ ऑर्गेनिज्म विल बिहेव इन अ फ्यूचर, और ये पेशगोई करती है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हुई दोबारा तो इंसान किस तरह से अपने आप को फ्यूचर में इस सिचुएशन में फेस करेगा या किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा, ये पेशगोई करती है। ठीक है, प्रिडिक्ट करती है। नेक्स्ट, टू कंट्रोल बिहेवियर, और कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि इस अगर उसका कोई नेगेटिव पॉइंट आ रहा है तो उसके नेगेटिव पॉइंट को ख़त्म करके उसमें पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करती है। इसकी मैं एक आपको एग्जांपल ये दे दूँगी कि अगर कोई बच्चा है शरारत कर रहा है या तंग कर रहा है तो उसका ये बिहेवियर क्यों है, किस वजह से है, वो माहौल से इस तरह से सीखा है, तो ये इन सब चीज़ों को वो एक्सप्लेन करेगी साइकोलॉजी। ठीक है, और फिर वो प्रिडिक्ट करेगी कि फ्यूचर में भी वो ऐसा करता रहेगा या नहीं करेगा, और वो कोशिश करेगी साइकोलॉजी कि उसका ये जो बिहेवियर है पर्टिकुलर सिचुएशन में वो चेंज हो जाए। The primary goal of psychology is to understand the behavior, mental function and emotional process of human being। तो जो प्राइमरी फंक्शन है साइकोलॉजी का वो अंडरस्टैंड करती है बिहेवियर को, मेंटल फंक्शंस को और इमोशंस, जो इंसान के जज्बात होते हैं, सैडनेस हो गई, हैप्पीनेस हो गया, ये तमाम किस्म के जो जज्बात हैं वो उस तमाम चीज़ों को कंट्रोल जो कर रही है वो हमारी साइकोलॉजी कर रही है और उसको समझने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है दिस फील्ड एम टू बेनिफिट सोसाइटी partly through its focus on better understanding of mental health and mental illness। ठीक है, वो कह रहे हैं जी ये फोकस कर रही है, इस फील्ड का जो एम है बेनिफिट, किस तरह से मैं अपनी सोसाइटी को फ़ायदा दूँ। ठीक है, किन किन शोबों में ये काम करके हमारी सोसाइटी को फ़ायदा दे रही है ये जो साइकोलॉजी है, और उसके अलावा ये अंडरस्टैंड करा रही है हमारे मेंटल हेल्थ से और मेंटल इलनेस से, और लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रही है कि अगर आपके अंदर ये बिहेवियर है तो ये आपकी मेंटल इलनेस है, आप इसको इलाज करवाएं। ठीक है, जैसे पहले लोगों को कहा जाता था जी, लोग छुप छुप के जाते थे, पहले कुछ सालों पहले लोगों को अगर पता चलता है जी ये बीमार है, इसको दिमागी बीमारी है, तो वो छुप छुप के साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास अपने इलाज के लिए जाते थे कि सोसाइटी में ये पता ना चले और सोसाइटी मुझे पागल कहना ना शुरू कर दे। लेकिन आज लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो कह रहे हैं कि ये एक मेजर मसला है, हमें इसका इलाज करना चाहिए। अगर वो मेंटली जो है उनके अंदर इलनेस पाई जाती है तो वो आराम से चले जाते हैं, तो उनमें इतना शऊर पैदा हो गया है
कि ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं अपने आप को सही करने के लिए मुझे इनके पास जाना चाहिए। तो तमाम जो है इसके ये गोल्स थे। जो फर्स्ट जो गोल था वो मैंने आपको बताया, टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड। सेकंड जो था टू प्रिडिक्ट, और थर्ड जो था टू कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसके आ रहे हैं साइकोलॉजी के स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के क्या स्कोप है, साइकोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है और इस किन किन फील्ड में ये इस्तेमाल हो रही है। और इसके अलावा इसका जो है जी, आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को। एज साइकोलॉजी हैज़ इन्वॉल्व एज अ साइंस, इट फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन हैज़ मल्टीप्लाइड एंड इट एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट हैव बिकम फॉर्मलाइज्ड। वो कह रहे हैं जी, अगर साइकोलॉजी जो है वो साइंस है तो ये बहुत ज़्यादा एक स्पेशलाइज फील्ड बन गई है एजुकेशन में। ठीक है, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आप जाएं वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होंगे। इवन आप अब तो स्कूल में भी हायर करना शुरू कर दिए हैं साइकोलॉजिस्ट को, ताकि जो बच्चों को स्ट्रेस होता है या किसी तरह से उनकी स्टडी में मुश्किलात पैदा हो रही हैं, तो उनकी वो मुश्किलात को सॉल्व करने के लिए अब एक साइकोलॉजिस्ट की सीट रख दी गई है बड़े बड़े स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, हर स्कूल में। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट वर्क इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड इन एकेडमिक प्रोफेशनल सेटिंग। और साइकोलॉजिस्ट जो हैं एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग में भी काम कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट कैन बी क्लासीफाई इन वन ऑफ थ्री कैटेगरीज। इन साइकोलॉजिस्ट को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जो एकेडमिकली और प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। नंबर वन जो है वो है पार्टिशनर। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट who use their knowledge of psychology to aid individual or group by providing certain often in form of therapy or counseling। ठीक है, पार्टिशनर कौन से साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो कौन होते हैं, कौन से इंडिविजुअल होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो ये बता रहे हैं कि नॉलेज ऑफ, इनको नॉलेज होता है साइकोलॉजी से। ठीक है, इनको साइकोलॉजी पढ़ी हुई होती है, इन्होंने इसके रिलेटेड स्टडी की होती है, डिग्री ली होती है साइकोलॉजिस्ट ने, और ये लोगों की मदद करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल की मदद करते हैं। किस तरह से? थ्रू थेरेपी और काउंसलिंग से। ठीक है, थेरेपी और काउंसलिंग से इनकी मदद करते हैं, उनके मसलों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं लोगों की और ग्रुप ऑफ पीपल्स की। ठीक है, इंडिविजुअल की अलग अलग भी कर सकते हैं और ये ग्रुप ऑफ पीपल की भी कर सकते हैं। कुछ थेरेपीज ऐसी होती हैं जो ग्रुप में होती हैं और कुछ होती हैं इंडिविजुअल्स होती हैं। इसी तरह काउंसलिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो इंडिविजुअली भी की जा सकती है और ग्रुप में भी की जा सकती है। अगर एक ही मसले से रिलेटेड लोग मौजूद होंगे तो बिना नाम लिए सबकी इकट्ठी काउंसलिंग की जा सकती है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे कि ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ठीक है, पेशेंट्स होते हैं, तो उन सब की जो काउंसलिंग हमने करनी होगी, हमने ये काउंसलिंग करनी है कि वो ये ड्रग को छोड़ दें, तो हम उन सबको इकट्ठे एक ही जगह पे इकट्ठा करेंगे और उनकी काउंसलिंग करेंगे। ये काउंसलिंग करेंगे कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आप इसको छोड़ दें, इससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे। तो ये तमाम काम कौन करता है? ये पार्टिशनर करता है। अब नेक्स्ट जो इसका सेकंड उन्होंने कैटेगरी उसको दिया है वो एकेडमी पे दे दिया है। दे आर इन्वॉल्व इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। अब वो कह रहे हैं जी एकेडमिकली भी ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एकेडमी लेवल पे साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में क्या कहते हैं जी, रिसर्चेस कर रहे हैं या साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी भी आपको साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रही है, तो ये पढ़ाने के लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट आएगा। ठीक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड एक बंदा आएगा, उसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो एज अ टीचर, एज अ रिसर्चर आपको साइकोलॉजी की स्टडी करवा रहा होगा। और नेक्स्ट जो है रिसर्चर है। ठीक है, तो साइकोलॉजी एक साइंस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की जाती हैं, हर चीज़ की रिसर्च की जाती है, फिर उसको बयान किया जाता है, ऐसे भी कोई काम नहीं किया जाता। They are employed in agencies, industries, where they examine diverse such as effect of toxic environmental substance on progressing of learning processing of learning and memory। सॉरी, वो कह रहे हैं जी रिसर्चर जो होता है वो क्या होता है, वो एक एजेंसी में काम कर रहा होता है और इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है, और वो ऑब्जर्व करता है कि जो टॉक्सिक
हमारे इन्वायरमेंटल सब्सटेंस हैं वो किस वजह से बन रहे हैं, ठीक है। जो अगर वो एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो क्या असरअंदाज कर रहा है, वो ये रिसर्च करेगा कि उसका क्या असर है हमारी इन्वायरमेंट पे, ठीक है। और वो हमारी मेमोरीज़ पे, हमारा जो टॉक्सिक इन्वायरमेंटल सब्सटेंस है वो हमारे इंसान के फिज़िकली और मेंटली किस तरह से उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो इसके ऊपर रिसर्च करेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ रिसर्चेज होती हैं, वो रिसर्चेज कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट का अब जो साइकोलॉजी है उसका मेन स्कोप क्या है, एक वो पार्टिशनर के तौर पे काम करते हैं साइकोलॉजिस्ट, एक वो एकेडमी में काम करते हैं और एक वो रिसर्चर के तौर पर काम करते हैं। तो ये आज तक का आपका लेक्चर था, और अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।